Hello, dear aspirants. आज जो कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं ना, ये आपसे नीट में, जेई में, बोर्ड एग्जाम्स में हर जगह पूछा जाता है। और मैं जानता हूं इस टॉपिक में स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि थॉमसन मॉडल क्या था, रदरफोर्ड ने क्या कहा, फिर बोर मॉडल में क्या था। सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में मिक्स हो जाते हैं। लेकिन आज के बाद ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आज हम एटम के स्ट्रक्चर को बोरिंग फैक्ट्स की तरह नहीं, बल्कि एक फैसिनेटिंग डिटेक्टिव स्टोरी की तरह समझेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें हर साइंटिस्ट एक डिटेक्टिव की तरह एक नया क्लू लेकर आता है और एटम की पिक्चर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग जर्नी को। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। तो कहानी शुरू होती है 19th सेंचुरी में। तब तक सारे साइंटिस्ट्स ये तो मान चुके थे कि हर चीज एटम से बनी है, कि मैटर का जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो एटम है। ये बात सबको क्लियर थी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता कि आखिर ये एटम दिखता कैसा है, व्हाट इज इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। इट वॉज लाइक अ ब्लैक बॉक्स। सबको पता था बॉक्स है, पर बॉक्स के अंदर क्या है, दैट वॉज द रियल मिस्ट्री। और इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने की रेस शुरू हो चुकी थी। और फिर इस डिटेक्टिव स्टोरी में एंट्री होती है हमारे पहले हीरो की, जे थॉमसन। 1897 में अपने एक्सपेरिमेंट से उन्होंने डिस्कवर किया एक नया फंडामेंटल पार्टिकल, द इलेक्ट्रॉन। उन्होंने बताया कि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब सोचो ये कितनी बड़ी डिस्कवरी थी। उस ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या है, इसका पहला सॉलिड क्लू मिल गया था। लेकिन इस क्लू ने एक नया और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज कर दिया। अगर एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है और हम जानते हैं कि एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी तो होना चाहिए, राइट? तो अब नया मिस्ट्री था, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ है और एटम में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थॉमसन ने एक प्रपोजल दिया। ये हमारी स्टोरी का कह सकते हैं फर्स्ट गेस था, एक लॉजिकल अटेम्प्ट था। उन्होंने लॉजिकली इमेजिन करने की कोशिश की कि आखिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम के अंदर एक स्टेबल अरेंजमेंट में कैसे रह सकते हैं। उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सा एनालॉजी दिया, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। इंडिया में हम इसे वाटरमेलन मॉडल से बेहतर समझ सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर ये डूडल देख रहे हैं ना, सोचिए एक तरबूज है। थॉमसन ने कहा कि जो तरबूज का लाल वाला रेड एडिबल पार्ट है, वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, जो यूनिफॉर्मली यानी एक समान रूप से पूरे एटम में फैला हुआ है। और जो तरबूज के बीज होते हैं, उसके सीड्स, वो हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो इस पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर में कहीं कहीं एम्बेडेड हैं, यानी धंसे हुए हैं। सिंपल और लॉजिकल आइडिया था, है ना? इट वॉज अ गुड फर्स्ट स्टेप कि पॉजिटिव और नेगेटिव आखिर एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन साइंस में सिर्फ गैस से काम नहीं चलता। हर थ्योरी को, हर मॉडल को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से टेस्ट करना पड़ता है। सवाल यह था कि ये मॉडल जो सुनने में इतना लॉजिकल लग रहा है, क्या ये सच में सही है? और अगर इसको टेस्ट करना है तो कैसे? एक एटम इतना छोटा होता है कि उसे कोई देख नहीं सकता, तो उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसे टेस्ट किया जाएगा? यहां से हमारी स्टोरी का नेक्स्ट और सबसे ड्रामेटिक चैप्टर शुरू होता है। और इस कहानी में आते हैं हमारे अगले साइंटिस्ट, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जो आगे चलकर फिजिक्स की हिस्ट्री बदलने वाला था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रदरफोर्ड का प्लान थॉमसन के मॉडल को गलत साबित करना नहीं था, बल्कि उनका एक्सपेरिमेंट एक्चुअली थॉमसन के मॉडल को कंफर्म करने के लिए डिजाइन किया गया था। उन्हें पूरा यकीन था कि उनका रिजल्ट थॉमसन मॉडल को सपोर्ट करेगा। बट उन्हें मिला एक गोल्डन सरप्राइज, एक ऐसा रिजल्ट जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। रदरफोर्ड ने अपने स्टूडेंट्स गाइगर और मार्सडन के साथ मिलकर एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया, जिसे हम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उन्होंने हाई एनर्जी वाले अल्फा पार्टिकल्स, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उनकी एक बीम को एक बहुत ही पतली वेरी थिन गोल्ड फॉयल पर फायर किया। अब स्क्रीन पर जो कंपैरिजन है उसको ध्यान से समझिए। लेफ्ट साइड में है एक्सपेक्टेशन। थॉमसन के मॉडल के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला हुआ था, तो जब अल्फा पार्टिकल्स उस फॉयल से गुजरेंगे तो उन्हें हल्का फुल्का माइनर डिफ्लेक्शन महसूस होना चाहिए था, जैसे एक बुलेट एक तरबूज से निकल जाती है। लेकिन राइट साइड में देखो, रियलिटी में क्या हुआ। दिस वॉज द शॉकिंग रिजल्ट। ज्यादातर पार्टिकल्स, मोर देन 99%, तो सीधे निकल गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। लेकिन कुछ पार्टिकल्स बड़े एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हुए, और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कुछ पार्टिकल्स बहुत ही कम 180 डिग्री पर, यानी सीधे वापस आ गए। इमेजिन आप एक टिश्यू पेपर पर बुलेट फायर करो और वो बुलेट टकराकर वापस आपको हिट कर दे। इट वॉज दैट अनबिलीवेबल। सोचो, 8000 में से एक पार्टिकल वापस आ गया। दिस वॉज अनबिलीवेबल। रदरफोर्ड ने बाद में कहा था, इट वॉज एज इफ यू फायर्ड अ 15-inch शेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर
एंड इट केम बैक एंड हिट यू। ये इतना शॉकिंग था। इस एक ऑब्जर्वेशन ने थॉमसन के पूरे मॉडल पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आखिर एटम के अंदर ऐसा क्या था जो एक हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल को वापस भेज सकता था? इस शॉकिंग रिजल्ट से रदरफोर्ड ने कुछ ब्रिलियंट कंक्लूजन्स निकाले। पहला, क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, इसका क्लियर मतलब है कि द एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस। एटम का ज्यादातर हिस्सा खोखला है, खाली है। दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो जो 1 इन 8000 पार्टिकल वापस आया, वो जरूर एटम के अंदर किसी बहुत ही छोटी, बहुत ही डेंस और पॉजिटिवली चार्ज चीज से टकराया होगा। इस छोटे डेंस सेंटर को रदरफोर्ड ने नाम दिया द न्यूक्लियस। दिस वॉज अ रेवोल्यूशनरी आइडिया। उन्होंने कहा कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा मास इसी छोटी सी जगह में कॉन्सेंट्रेटेड है। और तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं? वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहे हैं, जैसे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं। रदरफोर्ड का मॉडल एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। उन्होंने हमें न्यूक्लियस दिया, उन्होंने बताया एटम खोखला है। लेकिन इस मॉडल में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और इस बार विलन थी क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स जो मैक्सवेल ने दिए थे, वो कहते हैं कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल जब एक्सेलरेट करेगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब सोचो, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल है और वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, यानी कॉन्टिन्यूसली एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसे कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए। अगर वो लगातार एनर्जी लूज करेगा तो उसका पाथ छोटा होता जाएगा और वो एक स्पाइरल पाथ बनाता हुआ फाइनली न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएगा। एटम कोलैप्स हो जाएगा। इसको डेथ स्पाइरल कहते हैं। पर हम तो जानते हैं ना कि एटम स्टेबल होते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज रदरफोर्ड्स मॉडल वाज अनस्टेबल। एक नया हीरो चाहिए था जो एटम को इस मौत के स्पाइरल से बचा सके। और फिर एंट्री होती है नील्स बोर की। बोर ने एटम को इस क्लासिकल डेथ स्पाइरल से बचाने के लिए कुछ नए, रैडिकल और उस समय के लिए बहुत अजीब से रूल्स पेश किए। उन्होंने कहा कि एटम के अंदर क्लासिकल फिजिक्स के सारे नियम लागू नहीं होते, वहां एक नई क्वांटम फिजिक्स चलती है। बच्चों, यहां पर थोड़ा ध्यान देना। ये 3 पॉइंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली क्रूशियल है। मैं स्लोली एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे अपने नोट्स में जरूर लिख लो। बोर का पहला रूल या पॉस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ हर किसी रैंडम ऑर्बिट में नहीं घूमता, वो सिर्फ कुछ स्पेशल स्टेबल ऑर्बिट्स में ही घूमता है, और जब तक वो इन ऑर्बिट्स में रहता है वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता। इन ऑर्बिट्स को उन्होंने स्टेशनरी स्टेट्स का नाम दिया, मतलब इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स रहती है। दूसरा पॉस्टुलेट कि ये स्पेशल ऑर्बिट्स कौन सी होंगी, उन्होंने कहा सिर्फ वही ऑर्बिट्स अलाउड है जिनके लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम यानी L h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो, यानी L = n टाइम्स h/2π, जहां n एक इंटीजर है 1 2 3 एंड सो ऑन। इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब एंगुलर मोमेंटम की कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं हो सकती, सिर्फ कुछ फिक्स्ड डिस्क्रीट वैल्यूज ही अलाउड है। और तीसरा पॉस्टुलेट कि एटम से लाइट यानी एनर्जी कब निकलती है, उन्होंने कहा कि एनर्जी तभी रेडिएट होती है जब एक इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट से जंप करके किसी लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट में आता है, और ये जो एनर्जी निकलती है ये एक फोटॉन के फॉर्म में निकलती है जिसकी एनर्जी दोनों ऑर्बिट्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होती है। इन 3 रेवोल्यूशनरी रूल से बोहर ने एटम को स्टेबल बना दिया। बोर के मॉडल से हम हाइड्रोजन एटम के इनस्टेबल ऑर्बिट्स की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखो, जब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ऑर्बिट यानी n = 1 में होता है तो उसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये सबसे कम एनर्जी स्टेट है, इसलिए इसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं। नेगेटिव साइन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड है। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना चाहते हैं यानी आयनाइज करना चाहते हैं तो आपको इसे आकर +13.6 eV एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 eV होती है। इसके बाद n = 2 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, n = 3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, एंड सो ऑन। ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इस टेबल को भी पॉज करके नोट कर सकते हैं। बोर का मॉडल एक ह्यूज सक्सेस था। इसने हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रम को परफेक्टली एक्सप्लेन कर दिया। हर कैलकुलेशन मैच हो रही थी। लेकिन इसमें भी एक कमी थी। बोर ने ये तो बता दिया कि स्पेशल ऑर्बिट्स होती हैं, उन्होंने रूल दे दिया कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों है, वाई, सिर्फ कुछ ही ऑर्बिट्स अलाउड क्यों हैं। ये रूल्स आसमान से तो नहीं आ सकते, इनका कोई डीपर रीजन, कोई फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। बोर के पास इस क्यों का जवाब नहीं था। हमारी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक फाइनल पीस ऑफ द पजल वाज स्टिल मिसिंग। और इस पजल के आखिरी पीस को जगह पर रखा लुईस डे ब्रॉगली ने। उन्होंने एक इतना रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया जिसने फिजिक्स को देखने का नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने बोर के क्यों का एक बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट एक्सप्लेनेशन दिया।
दे ब्रॉगली ने प्रपोज किया कि हम जिसे इलेक्ट्रॉन समझ रहे हैं वो सिर्फ एक पार्टिकल नहीं है। हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव भी एसोसिएटेड होती है। सोचिए, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी। दिस इज अ माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। ये आइडिया उस वक्त बिल्कुल नया था और इसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को आश्चर्यचकित कर दिया। तो इससे बोर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई? इस एनिमेशन को ध्यान से देखिए। डे ब्रोगली ने कहा, सोचो कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रही है। एक स्टेबल ऑर्बिट, एक स्टेशनरी स्टेट सिर्फ तभी बन सकती है जब ये इलेक्ट्रॉन वेव पूरे सर्कल में घूमकर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आने पर खुद के साथ परफेक्टली इन फेज हो, यानी जहां से शुरू हुई थी वहीं आकर अब परफेक्टली मैच कर जाए। ऐसी वेव को स्टैंडिंग वेव कहते हैं और ऐसा तभी हो सकता है जब ऑर्बिट का सर्कमफेरेंस यानी 2πr उस वेव की वेवलेंथ लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल हो, यानी 2πr इक्वल्स टू n लैम्डा। और जब आप इस इक्वेशन में डे ब्रॉगली की वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा इक्वल्स टू h/mv रखते हैं तो आपको बोर का दूसरा पोस्टुलेट मिल जाता है, L इक्वल्स टू mvr इक्वल्स टू nh/2π। इट वॉज जीनियस। डे ब्रॉगली ने बता दिया कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नहीं, एक वेव है और सिर्फ वही ऑर्बिट स्टेबल हैं जहां उसकी वेव एक स्टैंडिंग वेव बना पाती है। मुझे लगता है अब ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये थी हमारी एटम की डिटेक्टिव स्टोरी, जो थॉमसन के तरबूज से शुरू होकर डी ब्रॉगली के इलेक्ट्रॉन वेव पर आकर पूरी हुई। चलिए एक बार क्विकली सारे मॉडल्स को रिवाइज कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। इस समरी टेबल को देखिए। चलिए एक एक करके सबको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले थॉमसन, उनका की आइडिया था इलेक्ट्रॉन्स इन अ पॉजिटिव क्लाउड। एनालॉजी थी प्लम पुडिंग और ड्रॉबैक, ये रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर आए रदरफोर्ड, की आइडिया था डेंस पॉजिटिव न्यूक्लियस। फाइंडिंग थी न्यूक्लियर मॉडल। मेजर ड्रॉबैक, क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से एटम अनस्टेबल था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया बोर ने। उनका की आइडिया था क्वांटाइज्ड स्टेबल ऑर्बिट्स। मॉडल था प्लैनेटरी मॉडल, लेकिन उनकी भी लिमिटेशन थी। एक तो ये सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही वैलिड था और दूसरा उनके पास अपने रूल्स के वाई का रीजन नहीं था। और फाइनली आए दे ब्रॉगली। उनका आइडिया था इलेक्ट्रॉन इज अ स्टैंडिंग वेव। कॉन्सेप्ट था वेव पार्टिकल ड्युअलिटी और उन्होंने बोर के क्वांटिजेशन को परफेक्टली एक्सप्लेन कर दिया। देखा आपने कैसे हर मॉडल पिछले मॉडल की कमी को दूर करता है और एक नया सवाल छोड़ जाता है। तो आखिर में ये जो एटम की कहानी है, ये सिर्फ एटम की कहानी नहीं है, ये साइंस की खुद की कहानी है। ये एक ऐसी जर्नी है जो एक सिंपल से गेस से शुरू होती है, फिर एक्सपेरिमेंट से टेस्ट होती है, उसमें कमियां निकलती हैं और फिर एक नया बेहतर मॉडल सामने आता है। ये एक कांस्टेंट सफ़र है, एक सिंपल गेस से एक डीपर ट्रुथ की तरफ। इसलिए हमेशा सीखते रहिए और हमेशा क्यूरियस रहिए, क्योंकि हर सवाल आपको एक नए और भी बेहतर जवाब की तरफ ले जाता है। If you find this video helpful, do like, share, and subscribe.